हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं दिलीप सर, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसा कि मॉडल एक्टिविटी टास्क आप लोगों को मिल चुका है और इस मॉडल एक्टिविटी टास्क को सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सभी समस्याओं को देख करके मैं एक एक करके सारे एक्टिविटीज़ आप लोगों को करवा दूँगा। इसके साथ ही साथ जैसे ही ये जून का एक्टिविटी ख़त्म होगा वैसे ही आप लोग को अगले मंथ में फिर से एक नया एक्टिविटी मिल जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है कि अगले मंथ के लिए जुलाई के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है कि एक्टिविटी टास्क निकल कर आ जाएगा। तो अगले वाले एक्टिविटी टास्क को भी मैं करवा दूंगा। तो ये वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के अपडेट भी आप लोग को रेगुलर मिलते रहें। और बेल आइकन दबा करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्ज़ाम के साथ। तो देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास। क्लास 8 का इतिहास बहुत ही उम्दा किस्म का एक सब्जेक्ट है जिसमें कि बच्चे बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, लेकिन इसके जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि ढूंढने में बहुत ही परेशानी होती है और एक एक क्वेश्चन ऐसा लगता है कि है तो आसान पर ढूंढने के वक्त नहीं मिलता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दीवानी अधिकार एवं द्वैत शासन 76 का अकाल, तो ये पहला क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। तो दीवानी अधिकार का मतलब क्या था? दीवानी अधिकार का मतलब हुआ करता था कि टैक्स का अधिकार दे देना, ठीक है। अगर इसको एग्जैक्टली बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? दीवानी का अर्थ होता है किसी अंचल में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त करना। 1965 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिया था। ब्रिटिश कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल के बिना कर दिए व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त बदले में कंपनी ने शाह आलम को वार्षिक 26 लाख रुपए खर्च देने की बात स्वीकार की थी, ठीक है। तो इस तरह से इन बातों को बताया गया है और इस तरह से जब कोई टैक्स बगैर दिए ही अपना काम करता है तो इसे हम लोग दीवानी अधिकार कहते हैं। यहाँ पर यही बात बताना चाहते हैं। और दीवानी अधिकार का मतलब भी यही होता है कि जब बिना टैक्स दिए हुए उसको पूरी तरह से अधिकार दे दिया जाता है कि आप बिजनेस करो, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, अब वार्षिक कुछ पैसा चुका सकते हो। तो ब्रिटिश को शाह आलम ने यही उपहार दिया था। और अगर वहीं बात करें द्वैत शासन की, तो द्वैत शासन जो दूसरा पॉइंट होगा, इसको हेडिंग देकर के आप लोग लिखोगे, दीवानी अधिकार पाने के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की राजनीति और अर्थनीति पर दखल बढ़ गया, क्षमता का विकास हुआ और कंपनी का दीवानी हासिल होने के से बंगाल में एक नया राजनीतिक शासन तंत्र कायम हुआ। वास्तव में बंगाल में दो शासक बने थे, एक और राजनीतिक एवं दीवानी का दायित्व बंगाल के माथे पर था। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो शासक थे ब्रिटिश, वो लोगों के हाथ में अब पावर आ चुका था और वो लोग क्या चाहते थे कि उन लोगों को और ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया जाए, इसलिए उन लोगों ने आगे के भी कार्य करने शुरू कर दिए। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर उन लोगों को इतना ज़्यादा सुविधा दे दिया गया जिसकी वजह से उनके मन में क्या आया कि चलो हम तो यहाँ पर अब राज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या बता रहे, देखो कि जो एक और तो राजनीतिक शासन थी ही और दूसरे ओर क्या हो गया था, उन लोगों के पास कानूनी तौर पर भी शक्ति पहुँच मिल गई थी। कानून व्यवस्था का दायित्व नवाब नजम उद दौला पर था। फलस्वरूप नवाब के हाथों में आर्थिक क्षमताहीन राजनीतिक दायित्व था। ब्रिटिश कंपनी को दायित्वहीन अर्थनीतिक क्षमता दिया गया था। बंगाल की इस शासन व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा जाता है। बंगाल में जो ये शासन व्यवस्था लागू की गई थी इसी को द्वैत शासन व्यवस्था कही जाती है। अब अगर बात करें 76 का अकाल, तो 76 का अकाल जो पॉइंट नंबर 3 है, इसको भी आप लोग हेडिंग करके लिखोगे। 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन चला था और ब्रिटिश कंपनी का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक राजस्व कर वसूलना था। इस तरह से इस कारण 1727 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। बंगला कैलेंडर के अनुसार वर्ष था 1776 बंगास्द और इस कारण इस अकाल को 76 मनवंतर कहा जाता है। मतलब कि उस समय इतना ज़्यादा टैक्स का भार पड़ गया था किसानों के ऊपर कि ब्रिटिश वाले सिर्फ क्या चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करने की वजह से लोगों में क्या पड़ गया था, भुखमरी पड़ गई थी और इसी वजह से अकाल पड़ गया और इसी को नाम दिया गया था 76 का अकाल। अब देखो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अतः ऊपर के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि दीवानी अधिकार, द्वैत शासन व्यवस्था और 76 का अकाल एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
ये क्लियरली समझ में आ चुका कि 76 का अकाल होने का कारण क्या था? द्वैत शासन। द्वैत शासन के प्रभावों में पड़कर ही 76 का अकाल पड़ा। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सही तथ्य देकर खाली जगहों को भरना है। इसमें सबसे पहले दिया गया उद्योग, प्रशासन और अन्य उद्योग। इसका मतलब कि उद्योगों में कौन सा उद्योग इतना से इतना के बीच इस्टेब्लिश किया गया तो उसके बारे में बताया गया है, और उस समय शासक कौन थे और शासक जो थे उनका प्रभाव क्या पड़ा था, इसके बारे में बताना है। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को इसमें फिल करना है। तो पहले क्या है देखिए, 1773 से 1781 के बीच दीवानी विचार व्यवस्था के जो परिवर्तन किए थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। दीवानी को लेकर के विचार का राजस्व अदा करने का दायित्व किसके ऊपर हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर। प्रशासनिक खर्च कम करना चाहते थे कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरह से इन तीनों प्रशासकों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि 1773 से 81 के बीच जो विचार व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था उसने किया था कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और दीवानी को लेकर के विचार में राजस्व अदा करने का जो दायित्व रखा गया था किसके ऊपर रखा गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर रखा गया था। और प्रशासनिक खर्च कम करने का जो चाहते थे वो कौन करना चाहते थे कि जिससे कि प्रशासनिक मतलब कि जो वहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशन चलेगा उसके ऊपर जो खर्च पड़ रही है वो कम हो जाए, उसका काम करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है। अगर वही बात करें कि पहले पार्ट में हुआ क्या था, उस समय प्रत्येक जिले में एक दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी। न्याय व्यवस्था को पूरी यूरोपीकरण किया गया था। ये 2 पॉइंट आप लोग को पहले कॉलम में लिखना है। वहीं अगर सेकेंड कॉलम की बात करें तो सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नियमानुसार कानून को कोड या विधिवत किया गया था, मतलब कानून कोड पारित किया गया था और उस कानून कोड का प्रयोग करके ही लोगों को कुछ हद तक क्या किया जाता था? कर से छूट दिया जाता था। ठीक है, ये कानून कोड ही एक तरह का मात्र साधन था जिसकी वजह से साधारण जो किसान मजदूर थे उन्हें अपने जीवन व्यतीत करने में कोई असुविधा नहीं हो रही थी। इसकी पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 बता रहा है कि जिले से लेकर के सदर तक के सभी न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित अधिकार किया गया था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी सदर व्यवस्था की थी उन सभी का जो व्यवस्था किया गया था, उनके जो पावर्स थे वो न्याय व्यवस्था के हाथ में ही था। कॉलम की बात करें तो थर्ड कॉलम में महलवारी बंदोबस्त चालू किया गया था। महलवारी बंदोबस्त चालू किया गया था थर्ड कॉलम में, और वो चालू किया गया था किसके द्वारा? तो चालू करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो महलवारी बंदोबस्त चालू किया था उसके बारे में बताया गया था। उन्होंने ये उपयोग में लाया था और उन्होंने ये बताया कि सभी को सब तरह की व्यवस्था मिलनी चाहिए। नंबर पॉइंट की अगर 2 की बात करें तो उत्तर और मध्य भारत में सक्रिय ठग दाइस्यों का दमन करने के लिए स्लीमैन के नेतृत्व में एक विशेष विभाग का गठन किया गया था। मतलब उस समय जो रास्ते में ठगी और जो दस्यु होते थे, दस्यु मतलब कि जो लुटेरे होते थे, लूट लिया करते थे बिजनेस करने वाले को। व्यापारी जब रास्ते से गुजर के जाता था तो उसे लूट लिया करते थे और या उन्हें ठग लिया करते थे। तो इन सभी का दमन करने के लिए, इन सभी को खत्म करने के लिए इन्होंने एक विशेष कमेटी का गठन किया था। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो इस तरह से आप तीनों कॉलम में अच्छी तरह से इसको भर दोगे और भरने के बाद इसको कॉपी में अच्छी तरह से लिख लोगे। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को देख लीजिए, नीचे के शब्दों के माध्यम से टेबल पूरा करें। पहले ऊपर से नीचे, जिस तरह से आप लोग को कॉलम दिया गया है पहले उस कॉलम को भरना है। पहले आपको ऊपर से नीचे के सभी नामों को भरना है। जैसे बनारस संस्कृति कॉलेज के संस्थापक कौन थे, जिसके प्रस्ताव से तीनों प्रेसिडेंसी कॉलेज में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। उसका सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जो हिंदू कॉलेज की तैयारी से जुड़े हुए थे। उसके बाद आसपास यानी लेफ्ट राइट आपको भरना है। जो लेफ्ट राइट कॉलम है इसको आप लोग को भरना है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में श्री रामपुर स्थापित की संस्था का नाम बताओ। हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए विशिष्ट शिक्षाविद का नाम। तो पहला जो आंसर बनेगा वो बनेगा बनारस संस्कृति कॉलेज के संस्थापक थे जोनाथन डंकन। और दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो कि जिसके प्रस्ताव से 3 प्रेसिडेंसियों में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी और वो थे चार्ल्स वुड। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जो कि हिंदू कॉलेज की तैयारी में जुड़े हुए थे, वो थे एडवर्ड हाइड ईस्ट। और अगर वहीं आसपास यानी लेफ्ट राइट की बात करें तो पहला आता है कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। सन 1800 ईस्वी में श्री रामपुर में स्थापित एक संस्था का नाम था बैपिस्ट मिशन। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे तो वे थे डेविड हेयर।
तो इस तरह से आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप भी आसानी से अपने इतिहास के सारे एक्टिविटी टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। अगले वीडियो में एक बार नए एक्टिविटी टास्क के साथ फिर से मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा और ये वीडियो हेल्पफुल जरूर लगी होगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये सभी एक्टिविटी टास्क बनाने में सुविधा हो। तो और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि रेगुलर के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दिस इज दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।